अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इतवार की रात ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर बॉन्डाई बीच पर त्यौहार मनाने वाले यहूदियों पर हमले में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है, जबकि 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के मुताबिक दोनों हमलावरों में से एक पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हालत में ऑस्ट्रेलियाई इदारों की तहवील में है। इस वाक़े के बाद एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर एंटीसेमिटिज्म यानी यहूद दुश्मनी के खिलाफ सख्त इकदाम करने का दबाव बढ़ गया है, तो दूसरी जानिब हमले में मुसलमानों और महाजिर पस मंज़र रखने वाले अफराद के मुलविस होने की वजह से सोशल मीडिया और बाज़ हलकों में मुस्लिम मुखालिफ मुहिम भी तेज़ हो गई है। ताहम ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम अब तक इस मामले में इंतहाई मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं और किसी भी कम्यूनिटी को इज्तमाई तौर पर जिम्मेदार ठहराने से गुरेज कर रहे हैं। इसी दौरान हमलावरों की शनाख्त और उनके भारत से ताल्लुक़ से मुताल्लिक अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, जिनकी तस्दीक खुद भारतीय हुक्काम ने भी कर दी है। हालांकि हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तस्दीक या तहकीक के हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़कर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। साथ ही कल ये तफसीलात भी सामने आ गई कि दोनों बाप बेटे ने हमले से पहले फ़िलिपाइन का सफ़र किया था। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिपाइनी हुक्काम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 50 साला साजिद अकरम ने हाल ही में इंडियन पासपोर्ट पर, जबकि उसके बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फ़िलिपाइन का सफ़र किया था। मंगल को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर ने दोनों हमलावरों के फ़िलिपाइन के सफ़र की तस्दीक करते हुए बताया था कि इस बात की तहकीकात की जा रही हैं कि इस दौरे का मकसद क्या था और फ़िलिपाइन में उन्होंने किन मकामात का दौरा किया था। फ़िलिपाइनी हुक्काम ने बताया कि दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फ़िलिपाइन पहुंचे थे और 28 नवंबर को मुल्क से रवाना हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीवी ABC न्यूज़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से दावा किया था कि साजिद अकरम और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फ़िलिपाइन गए थे। ताहम फ़िलिपाइन की फ़ौज ने कहा है कि वो फौरी तौर पर इन इतलात की तस्दीक नहीं कर सकते कि दोनों हमलावरों ने अस्करी तरबियत हासिल की थी या नहीं। फ़िलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान के मुताबिक फ़िलिपाइन जाने के लिए 50 साला साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया था, जबकि उसके 24 साला बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर सफ़र किया था और दोनों ने फ़िलिपाइन के जनूबी शहर डवाओ को अपनी हतमी मंजिल बताया था। याद रहे कि ये शहर फ़िलिपाइन के एक जनूबी जजीरे में वाक़ है। इस जजीरे के वस्ती और जनूब मगरबी हिस्सों में इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात आती रही हैं, जबकि कल भारतीय मीडिया पर यह खबरें भी सामने आईं कि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने हमलावरों के भारत से मुमकिन ताल्लुक़ की तहकीकात के लिए भारतीय हुक्काम से रब्ता कर लिया है। ताहम ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ताहाल इस मामले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज भारतीय हुक्काम ने खुद ना सिर्फ साजिद अकरम के भारतीय होने की तस्दीक कर दी है, बल्कि उन्होंने मज़ीद तफसीलात भी जारी कर दी हैं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि साजिद अकरम का असल ताल्लुक़ हैदराबाद से है। साजिद अकरम ने हैदराबाद से BCom की तालीम हासिल की और फिर रोज़गार की तलाश में नवंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गया, जहाँ बाद में उसने वेनेरा ग्रोसो नामी यूरोपी निजात खातून से शादी कर ली और मुस्तकिल तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हो गया। साजिद अकरम का एक बेटा और एक बेटी है। साजिद अकरम इस वक्त भी भारतीय पासपोर्ट रखता है, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम और बेटी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और वो ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं। तेलंगाना के DG पुलिस ने मजीद कहा कि साजिद अकरम अपने वालिद के इंतकाल के वक्त भी भारत नहीं आया और उसके ख़ानदान के अफराद ने कहा कि उन्हें साजिद अकरम या उनके बेटे के शिद्दत पसंद ख़यालात या सरगर्मियों का कोई इल्म नहीं था और ना ही उन्हें यह मालूम है कि वो किस तरह शिद्दत पसंदी की तरफ गए। तेलंगाना पुलिस मरकज़ी एजेंसियों और दीगर इदारों के साथ ज़रूरत पड़ने पर मुकम्मल ताउन जारी रखेगी और अवाम और मीडिया से अपील करती है कि तस्दीक शुदा हक़ाइक़ के बगैर क़यासराई या इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करें। अब भारतीय हुक्काम ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमले में मुलविस साजिद अकरम का ताल्लुक़ भारत से है और अब भारतीय मीडिया भी यही खबर नशर कर रहा है। ताहम हमले के फ़ौरन बाद इसी भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तस्दीक के हमलावरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से जोड़ दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार राजदीप सरदेसाई ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तेलंगाना के DG पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बॉन्डाई बीच हमले में शामिल अफराद में से एक साजिद अकरम भारतीय निजात था और उसका ताल्लुक़ हैदराबाद से था। वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था और उस वक्त भी भारतीय पासपोर्ट रखता है और जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तानी था, ये बात दुरुस्त नहीं है। राजदीप सरदेसाई ने मज़ीद लिखा कि यह बात भी याद रखनी चाहिए कि सिडनी में होने वाले इस हौलनाक हमले का किसी के आबाई मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि यह सिर्फ दाइश की दहशतगर्दी के आलमी नेटवर्क और असर रसूख को जाहिर करता है। इसके अलावा
हमले के हवाले से अहम तफसीलात भी सामने आ रही हैं। हमलावर नवीद अकरम ने हमले से पहले अपनी वालदा से क्या बात की थी? इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों मुश्तबा अफराद के नाम जाहिर नहीं किए हैं, जिनमें से एक पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। ताहम ऑस्ट्रेलिया के सरकारी मीडिया इदारे ABC समेत दीगर इदारों ने हमलावरों की शनाख्त साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद के तौर पर की है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने 6 फायर आर्म और कई देसी साख्ता बॉम्ब जमा कर रखे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि साजिद अकरम रजिस्टर्ड असलहे का मालिक था और वो एक गन क्लब का मेंबर भी था। ABC के मुताबिक दोनों हमलावर सिडनी के जनूब मगरबी इलाके में Airbnb में रह रहे थे। ताहम सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के मुताबिक ईंटों का काम करने वाला 24 साल नवीद अकरम, जो हमले से पहले बेरोजगार था, उसने अपनी वालदा को फ़ोन करके बताया था कि वो और उसके वालिद वीकेंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर मछली पकड़ने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने हमलावर बेटे यानी नवीद अकरम के दाइश के एक नाम निहाद दहशतगर्द से मुबैना ताल्लुकात की जांच पड़ताल की थी, लेकिन उस वक्त किसी खतरे के शवाहिद नहीं मिले थे। कानून नाफिज करने वाले ऑस्ट्रेलियाई इदारों के मुताबिक इतवार की शाम दोनों हमलावरों ने बॉन्डाई बीच के करीब एक सिल्वर रंग की गाड़ी में देसी साख्ता बॉम्ब रखे और फिर साहिल की तरफ बढ़ गए। इसी तरह इतवार को होने वाले इस हमले की एक एनी शाहिद ने बताया कि कैसे उन्होंने हमला आवर को गाड़ी से उतरते देखा, जिसने उतरने के फौरन बाद ही अपनी गन निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। 3 cars back and we're on the Vespa and we pull up and we're stand still next to the perpetrator's car, and for some reason my partner Tommy and I were looking at the perpetrator get out of the back left hand side, and I for a split second felt sorry for him because I thought it was this man getting out of an Uber and I thought he was tripping over and going to pick up crutches, and I just kind of thought, oh poor guy, and then he just picks up just this huge gun and instantly just starts firing. Instantly just picks up first shot. And he's just, there's hundreds of people. That bus stop has hundreds of people there. There's kids, there's families, there's people everywhere. And just start scrambling, and we've driven down the whole promenade. I'm just screaming, right, he has a gun. अहम बात यह है कि हमले के दौरान शामी महाजिर अहमद अल-अहमद ने अपनी जान खतरे में डालकर एक हमलावर साजिद अकरम को दबोचा था और उसकी राइफल छीन ली थी, मगर वो खुद दूसरे हमलावर की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे और इस वक्त सिडनी के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अहमद अल-अहमद की जानिब से अपनी जान दाव पर लगाकर कई अफराद की जानें बचाने के अमल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने अस्पताल में ज़ख्मी अहमद अल-अहमद से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। Very strong. Thank you very much. Heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. We are a brave country. Ahmed Al-Ahmed represents the best of our country. We will not allow this country to be divided. That is what the terrorists seek. We will unite. We will embrace each other and we'll get through this. एंथनी अल्बनीज़ ने अहमद अल-अहमद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमलावर दाइश से मुतासिर लगते थे और उनकी गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ है। It would appear that there is evidence that this was inspired by a terrorist organisation, by ISIS. Now, some of the evidence which is being procured, including the presence of Islamic State flags in the vehicle that has been seized. We have passed legislation to outlaw hate speech. This is part of our response to anti-Semitism. What terrorists seek to do is to create division, and we can't allow their objective to be successful, and that is why we must come together as a nation. I think overwhelmingly that is the feedback that I get across the board of what people want to see. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां कर रही है, जबकि इमरान खान से मुलाकात का PTI का मुतालबा बरकरार है और आज एक बार फिर इमरान खान की बहनों ने मुलाकात न होने की सूरत में अडियाला जेल के करीब धरना देने का ऐलान कर दिया था और धरना जारी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम कानून नहीं तोड़ रहे, बल्कि जो कर रही है हुकूमत खुद कर रही है, जबकि नौरीन खान ने कहा कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, मुलाकात हमारा हक है। हुकूमत का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले अफराद बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम इस पर PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज कहा है कि जेल से बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करना कानून के खिलाफ नहीं है।
बहनों की मुलाकात के बाद बाहर आकर सियासी पैगाम देना, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और सियासी पैगाम रसानी जो है वो खिलाफ कानून नहीं है। नहीं है। देखें, किसी आइन में, हमारे किसी कानून में ये नहीं लिखा। 1978 में एक रूल बनाया था, जेल मैनुअल के अंदर प्रिजन रूल में एक इजाफा किया था। ये ज़ियाउल हक का करदा इजाफा था जो मार्शल लॉ के दौर में हुआ। इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया, उसको तल्फ किया, उसको कहा कि इसका कोई वजूद नहीं है। बाद में जो ये बेंच बने 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उन्होंने रूल को बहाल कर दिया है, लेकिन एक तकनीकी बुनियाद पर। ये कैसे आप एक शख्स को कह सकते हैं कि तुम क्या बात करोगे, क्या बात नहीं करोगे? पूरी दुनिया का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि जब आप किसी को कैद करते हैं तो कैद के अपने कुछ लवाजमात हैं, लेकिन उनमें यह शामिल नहीं है कि आप उसका जहन छीन लें, उसकी ज़ुबान छीन लें। उससे जो कोई मिलता है उससे अपनी मर्जी की गुफ्तगू कर सकता है और उससे मिलने वाला बाहर आके बता सकता है कि उसकी सोच क्या है, वो क्या कह रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर 20 और 21 दिसंबर को अपोजिशन जमातों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर चुकी है, जिसके लिए आज असद कैसर की सरबराही में एक वफ़द ने कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव और जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से मुलाकात की है। आफ्ताब अहमद शेरपाव से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि हमारी तहरीक का मकसद है कि 1973 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। 20-21 को हमारे कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हम मुतालबा करते हैं कि जो भी इस मुल्क का 1973 आइन को वापस असली शक्ल में जो है ना उसको बहाल किया जाए। 18 अमेंडमेंट जो सोचा जा रहा है, जो बात हो रही है, शायद उसके ऊपर जो है ना इनकी नज़र पड़ी हुई है और ख़ासकर NFC अवार्ड के मामले में भी चिमिंगोइया हो रही है, बल्कि वज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हैं और साथ साथ सुबह जो नए सूबों की बात हो रही है। तो ये इतने सेंसिटिव इशूज़ हैं कि जब तक इस पर तमाम कौम की तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक न हो, तमाम खाइयाँ मुत्तफिक न हो, उस वक्त तक जो ना कोई फैसला इस मुल्क के मफाद में नहीं है। हम तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं, सिविल सोसाइटी है, वकला बरादरी है या मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सबको इंशाअल्लाह दावत देंगे। जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि हमने इस कॉन्फ्रेंस के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस का मकाम तय किया है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वफाक और सूबे के दरमियान तवाज़ुन ख़राब करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू रखा है इस दफ़ा, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वफाक और प्रोविंसेस के दरमियान जो एक डेलिकेट बैलेंस है उसको ख़राब करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाएगी। हम यही तवक्को रखते हैं और एक पॉजिटिव सेंस में अपनी कॉन्फ्रेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने कुछ किया तो एक गैर जमहूरी चेहरा उनका वो और गैर जमहूरी फेल के ज़रिए वो दोबारा कौम के सामने अपने आप को एम्बैरेस ही करेंगे। हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। खोकर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खोकर साहब, ज़ाहिर आप एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दीगर जमातों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, मगर आपका पहला टास्क ये नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ को तो मुत्तहिद कर दें, दूसरों का इत्तेहाद बनाने से पहले ये आपस में लड़ रहे हैं। जब बार के इलेक्शन हुए उसमें आपस में लड़े, काजी अनवर साहब मुस्ताफ़ी हो गए कहते हुए कि मुझे पार्टी ने हरवा दिया है। फिर एक नई सियासी कमेटी बनती है तो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी हमें क्यों निकाल दिया कमेटी से। पहले पार्टी को आप मुत्तहिद करना टास्क है या पार्टी के लिए दूसरों को मुत्तहिद करना आपका टास्क है? जी शुक्रिया शाहजेब। बिल्कुल जमातों के अंदर इख्तलाफात होते हैं और इसी तरह एक तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है, बड़ी जमात है, उसके अंदर भी छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि वो जमात की किसी पॉलिसी को डिस्टर्ब कर सकें। स्पेशली इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े क्लियर हैं। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने अपनी जमात को ये भी हदायत दी कि तमाम फैसले जो हैं वो उनकी अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब की मुशावरत से किए जाएं और उनको ये इख्तियार दिया है कि जमात के अंदर जो भी पॉलिसी साजी है उसमें वो अपना किरदार अदा करें और एक मुत्तफिका पॉलिसी बनाने के लिए जमाती रहनुमाओं से मुशावरत भी करें और दीगर अपोजिशन की जमातों को भी, सिविल सोसाइटी को, वकला बरादरी को ऑन बोर्ड करके एक जो कौमी इश्यूज हैं उनके ऊपर एक मुत्तफिका लायामल बनाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर आप कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और बहुत अरसा हो गया कि एहतजाज की बात तहरीक इंसाफ भी करती है, क्या आपका अपना भी अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि तहरीक इंसाफ वो क्राउड निकाल सकती है जो हुकूमत को दबाव में डाल सके, इसलिए आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दूसरी जमातों का एक इत्तेहाद बन जाए? शाहजेब भाई, हमेशा पाकिस्तान में जब भी अपोजिशन सड़कों का रुख इख्तियार करती है तो उसका मकसद यही होता है कि एक लेवरेज हासिल करके हुकूमत को नेगोशिएशंस पर मजबूर किया जाए।
इस वक्त जो सूरत हाल है हम उसमें कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहते। उससे पहले तमाम जो पीसफुल रास्ते हैं उनको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। जाहिर बात है हमारा एक जमहूरी और आईनी हक है एहतजाज करने का, और हम ये समझते हैं कि उसके ऊपर पहले हम कंसेंसस कर लें, हमारी डिमांड्स क्लियर हों, ऑपोजिशन आपस में ये तय कर ले कि उसने किन डिमांड्स को लेकर आगे बढ़ना है। इस मुल्क में इस वक्त जो चीजें हो रही हैं और स्पेशली जो प्रपोज्ड 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हम सुन रहे हैं, जिसमें नए सूबों का क़याम है, जिसमें प्रोविंसेस से ये इख्तियार इमरजेंसी लगाने का ले लिया जाएगा और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। ये जो चहमगोइयां है, ये ऐसी बातें हैं कि जिनके नतीजे में फेडरेशन को खतरात लाहक हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क को बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म्स एक लेजिटिमेट असेंबली तो करे, एक लेजिटिमेट पार्लियामान तो करे। एक गैर नुमाइंदा हुकूमत जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शंस के जरिए वजूद में आई हो, फिर उसके बाद उसको आइन में तरमीम करने की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट ने प्लेट में रख कर दी हो मखसूस नशिस्तों के फैसले के जरिए, तो जब वो इतने हसास मौजुआत को छेड़ेंगे तो जाहिर बात है उसके ऊपर फिर जज्बात भड़केंगे। तो हम इस सूरत हाल को अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों का रुख इख्तियार करें और सैनिटी शुड प्रिवेल। हम चाहते हैं कि डायलॉग का मगर साहब इस वक्त तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस ही यह है कि आप सड़कों का रुख इख्तियार करेंगे तो लोगों को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो डर नहीं रहे हैं। अब जाहिर है एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपको पूरा हक है कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस भी करें, मगर पिछली दफ़ा आपको नहीं करने दी गई। अब आप खैबर पख्तूनख्वा उसमें कर रहे हैं। जब हुकूमत रूल ऑफ लॉ की जगह रूल बाय लॉ कर रही हो तो उसको डर ये हो कि आगे से इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, आगे से लोग सड़क पर आ गए तो हमें ख़तरा होगा, तो वो भी डरें। हुकूमत तो नहीं डर रही है, तो क्या आप लोगों की तरफ से वो प्रेशर नहीं बिल्ड हो पा रहा है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है? ताज़ीर भाई, कॉन्फिडेंस हुकूमत का नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत का कॉन्फिडेंस है। असल कॉन्फिडेंस तो वो होता है जो अवाम की पिज़राई के जरिए हासिल हो। 8 फरवरी के इलेक्शंस भी हमने देख लिए, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे। फिर उसके बाद जब से ये हुकूमत वजूद में आई है उस वक्त से आप इसके इकदामात उठाकर देख लें, किसी मौके पर ये अवाम को रिलीफ नहीं दे पाए। जितनी फिगर्स आप उठाकर देखेंगे, मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े दावे किए गए, लेकिन तारीख की कम तरीन सतह पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही। इन्होंने दावा किया कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। बेरोजगारी की इतनी इंतहा हो चुकी है कि लोग मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा हम गुर्बत खत्म करेंगे। आज आधा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन में है। कोई एक कारोबार बताइए जो इस मुल्क में चल रहा हो। बिजनेस कॉन्फिडेंस, इस मुल्क के लोगों को इस मुल्क के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस उनका नहीं रह गया, वो अपना पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, इन हालात में हुकूमत अगर सिर्फ कायम है, ये जो हालात हैं, इस हालात के नतीजे में तो हुकूमत को कमज़ोर होना चाहिए था। कमज़ोर होने के नतीजे में अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए था। मगर इन तमाम हालात के बावजूद नतीजा यह है कि वो 26वीं तरमीम करते हैं, 27वीं आईनी तरमीम करते हैं। इख्तियार मज़ीद जो है वो हुकूमत के पास, या फिर जो आप इस्टेब्लिशमेंट की ताकत की बात कर रहे हैं वहाँ चला जाता है। अब हुकूमत कहती है हमने आपसे बात भी नहीं करनी, पहले कहते थे हम बात करेंगे, पहले माफ़ी मांगे, बयानात देना बंद करें। तो ये क्यों हो रहा है कि ये सारी कारकर्दगी हुकूमत की कमज़ोरी के बजाय मज़ीद इख्तियार में, मज़ीद पावर में बदलती जा रही? पावर में नहीं बदलती जा रही। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ शाहजेब भाई कि इस मुल्क की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो बुनियाद है 1973 का आइन, हम उसकी जिस तरीके से पामाली कर रहे हैं, ये ताकत की बुनियाद के ऊपर पामाली जो होए जा रही है हमारे सामने, ये इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आज के वक्त में शायद आपको लगे कि हुकूमत क्योंकि उसके पास ताकत है और वो ताकत के बलबूते पे ये करती जा रही है, लेकिन ये जो तमाम कानून साजियां हो रही हैं, ये अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये दे विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। जिस तरह माजी में हुआ कि जो डिक्टेटर्स ने अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस कराई, जैसे ही उनके इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ, वो अमेंडमेंट्स भी हवा हो गई। वो आज हमें उसमें फिर टाइम लगा, मगर उसमें फिर बहुत टाइम लग गया, मुल्क का बहुत तवील अरसे के लिए नुकसान हो गया, फिर उसका रिवर्सल हुआ। नाउ आप लोग क्या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई ऐसा खतरा बन सकते हैं या नहीं नजर आ रहा है? आप 2021 को कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और हुकूमत के कान पे जू भी नहीं रहेंगी? मेरे ख्याल में शाहजेब भाई, इस वक्त जो पॉलिटिकल क्लास है वो कलेक्टिवली अपनी जो रेलेवेंस है वो भी बड़ी तेजी से लूज करती जा रही है। हालांकि कंडीशंस अगर हम देखें माशरे में, वो कंडीशन सारी पूरी है। आप मीडिया उठाकर देख लें, क्या आज मीडिया के पास आजादी है? पीका लॉज आ चुके हैं, तरह तरह के कानून बन चुके हैं, प्रोविंशियल लॉज बन चुके हैं, जिनके तहत मीडिया को सब्जुगेट कर दिया गया है, उनकी आवाज बंद कर दी गई है। लोग इस मुल्क में घुटन महसूस कर रहे हैं, माशी तकालीफ लोगों की बढ़ गई हैं। तो कंडीशंस सारी पूरी हैं
और हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि इस रीजन में क्या हवाएं चल रही हैं। आपने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, वहां पर नौजवान बाहर निकले और हमारे मुल्क के अंदर लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब क्या ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? पाकिस्तान में तो ऐसी कोई तारीख नहीं। पहली बात कि पाकिस्तान में ये तारीख मौजूद है। जनरल अयूब के खिलाफ जो मूवमेंट चली वो स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी। रावलपिंडी के गॉर्डन कॉलेज के अंदर एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो मूवमेंट पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में, मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में फैल गई। मौजब स्टूडेंट्स बने। इसी तरह जो आपके मुल्क के अंदर अभी चंद माह पहले आजाद कश्मीर की एग्जांपल आपके सामने है कि जहां पर पॉलिटिक्स फेल हो गई, वहां पर एक खुदरौ तहरीक उठी और उस खुदरौ तहरीक ने घुटने टेकने पर सबको मजबूर कर दिया। तो अगर हम अवाम को ये एतमाद दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक चैलेंज है, अगर हम ये एतमाद दिला देते हैं लोगों को कि जनाब हम आपको छोड़कर नहीं भागेंगे, सालारे काफिला अपना रुख नहीं तब्दील करेगा और जो हम बात कर रहे हैं आपसे उस बात पर खड़े रहेंगे, तो आई थिंक कंडीशंस पूरी हैं और फिर लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया। खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या तहरीक इंसाफ में वाकई ऐसा माहौल है कि मुत्तहिद हो जाएं, बात आगे बढ़े? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब मौजूद है। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब जो भी आपके पीटीआई के साथ ताल्लुकात हैं, बहरहाल बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ आप नज़र आते हैं, वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं। इस वक्त आपको ये सूरत हाल लग रही है 20-21 को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि सड़कों पर आएँ, बट जो कोहाट जलसा था उसमें बहरहाल कहा गया कि ये नौबत आ जाएगी कि हमें डी चौक हम आएंगे। आपको वो मामला नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ एक या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से क्राउड पुल होकर हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सके? शुक्रिया शाहजेब। मेरी ज़ाती राय ये है कि गुज़िश्ता 10-15 अयाम के अंदर जो केपी में डेवलपमेंट्स हुई है उससे 2-3 चीज़ें आया हैं। एक तो आपको याद होगा कि खान साहब जो अफ़गान पॉलिसी थी और अली अमीन ख़ान के दौर में अफ़गानों को केपी से बिल्कुल निकालने की किसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी गई, वो अब गुज़िश्ता 5-6 अयाम में तकरीबन 90% अफ़गानों को केपी से निकाल के सरहदी इलाकों के ज़रिए अफ़गानिस्तान धकेल दिया गया है। दूसरी तरफ आपको याद होगा खान की पॉलिसी थी कि ऑपरेशन की इजाज़त न दें, और अब केपी काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा में सीएम के अपने हल्के में ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है और अखराजात केपी हुकूमत उठाएगी। मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गवर्नर राज की धमकी को समझ गई है और आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो वफाक को जो हैं उनके मुतालबे जो हैं वो उनको पजीराई दे रहे हैं। खान ने आज तक कोई पॉलिसी शिफ्ट अनाउंस नहीं की है, न खान के जो ट्वीट्स हैं और न बेनों ने। ये लगता ये है कि बेनों ने भी और सलमान अकबर राजा और केपी हुकूमत ने मिल के ये पॉलिसी शिफ्ट की है, क्योंकि खान को इसकी बनत भी पढ़ने नहीं दी गई है कि केपी में 3 मेजर चेंजेस आए हैं। बाकी कोहाट जलसे में जो इन्होंने डी चौक की बातें की हैं, मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि जनवरी और दिसंबर तो सर्दी का बहाना चलेगा, फरवरी सर्दी के अख्तिताम की तरफ होगा, मार्च 25 के बाद ये कोई लंबी तारीख देंगे और इस दौरान जो है कोशिश होगी कि कहीं हैदराबाद में या मुल्तान में जलसा कर सके। मुझे कोई भी अमली तौर पे पीटीआई के लोगों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मगर साहब आपने जो ताउन की फिर बात की, अगर वफाक के साथ ताउन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बढ़ गया है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से एक रास्ता निकाल सकते हैं सीएम आफरीदी कि जिसमें तहरीक इंसाफ पर जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएं, ये जो आप ताउन की बात कर रहे हैं उसके बाद? देखिए फिल वक्त तो उनको अपनी बचाव की पड़ गई है। जहाँ तक ये गुर अभी शायद उन्होंने नहीं सीखा है कि इन ताल्लुकात के बढ़ावे का फ़ायदा कोई खान को भी मिल जाए जिस तरह साबिका वज़ीर आला के दौर में हुआ करता था। असल बात यह है कि पार्टी जो है खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े तौर पे आपने देखा होगा ताज़ा तरीन जो काजी अनवर साहब का इस्तीफ़ा आया है उसने सिरे से पार्टी ही छोड़ दी है। वजह इसकी ये है कि बुशरा बीबी को उसने बैन बनाया हुआ था, ये साबिका सेनेटर है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं, खान की इंतहाई मोतमिद साथी थे, लेकिन उन्होंने गिड़गिड़ा के कहा है कि मुझे अली मखानम और सलमान अकम राजा ने जो हैं
उन हमारे वोटरों को कहा है कि इनको वोट नहीं देना है, और उसने कहा मेरी बड़ी तजलील हुई है। तो लिहाजा ये वाज़ेह हैं कि अब हुकूमत जो है बजाय इसके कि इसमें सिफारिश बुशरा बीबी की थी, लेकिन बाहर होने का फ़ायदा उठाते हुए अब मेरा ख्याल है कि पार्टी जो है अमली तौर पे अलीमा खानम की गोद में बैठ गई है। साहब अगर फिर अलीमा खान साहिबा एफर्ट तो कर रही है ना, भाई से मिलने की भी कोशिश करती हैं, धरना भी देती हैं, किसी ना किसी तरीके से इस मामले को उठाकर रखती हैं, तो अगर उनके पास ज़्यादा इख्तियार है तो ये पार्टी के लिए अच्छा या पार्टी के लिए बुरा? देखिए, ये काजी अनवर साहब को जो दुत्कारा गया है, इसकी वजह यह है कि वो और जो हमारी सेनेटर हैं मिशाल यूसुफजई, ये दोनों बुशरा बीबी के करीब तरीन शख्सियात हैं। मिशाल यूसुफजई जो हैं उसके हवाले से यूनिवर्सिटी में जाने का जो पार्लियामेंटेरियन गए और जिन पे फिर फ़ौरन गद्दारी के फतवे सादिर कर दिए गए, क्योंकि उसमें मिशाल यूसुफजई का नाम था, गर्चे वो गई नहीं थी, लेकिन फतवे जो हैं मीर जाफ़र, मीर सादिक को, सन्नौला मस्ती खेल, उमेर नियाजी और आदिल बाज़े को मिल गए हैं। मैं ये अर्ज करूं, ये जो भी पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, मतलब तस्वीर तो बहरहाल आई थी, मगर वो कहती है कि वो नहीं गई थी, कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं गई थी, वो नहीं गई थी, ये मुझे कंफर्म है। लेकिन बेसिकली शिकायत मिशाल की लगानी थी, लपेड़े में जो हैं वो आ गए मस्ती खेल साहब और बाज़ई साहब। मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ जो है उसमें अभी जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है और जिन लोगों को लाया गया है, अब ये बिल्कुल नोटिफाइड इजारादारी इस पे कायम हो गई है। आप यकीन करें, मैं पहले भी ये बातें करता था कि जो भी खान का मोतमिद हैं, जिसको खान ज़्यादा चाहता है, जिस तरह काजी अनवर साहब थे, एक वक्त में मैं खान की बड़ी गुर्बत का जो है यानी रखता था। आप एक एक करके वो तमाम लोग जिनसे अंदेशा हो कि कहीं जाके कोई खान को सच ना बता दे, और ये जो जितनी बातें मैंने की है, मैं हल्फ पे कहता हूँ कि खान के फरिश्तों को इल्म नहीं है कि केपी में जनाब ऑपरेशन भी शुरू हो गया, बाजावड़ में एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें कंपनसेशन भी दी गई, लेकिन अगर इतना उस वक्त के लिए अगर इतना कोऑपरेट कर रहे हैं आफरीदी, तो फिर उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? गंडापुर साहब को तो मिलने दे दिया जाता था इमरान खान साहब से, वो इतनी दफ़ा आते हैं, खड़े होते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, तो फिर इसकी क्या वजह है अगर वो इतना ताउन कर रहे हैं? देखिए, ये जो ताउन हुआ है, मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी से ज़्यादा उन लोगों की कारसतानी है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की जानिब से, केपी की पीटीआई की जानिब से राब्ते में थे, और उनकी ये कोशिश थी कि कहीं गवर्नर राज जो हैं वो सचमुच में न लगा दिया जाए। तो ये पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। और सुहेल अफरीदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़ाती तौर पर वो शख्स जो हैं मेरी इतलात के मुताबिक न इनके साथ अभी तक मिला है और मुलाकात से भी इनकार किया है, और उसकी यही रविश जो है वो पसंद नहीं की जा रही है। किन के साथ नहीं मिला है? एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ। मगर फिर ये जो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो गवर्नर राज था उसकी जो धमकी थी वो काम कर गई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, अदरवाइज ज़ाती तौर पर ऐसा नहीं है कि जो सुहेल आफरीदी है उनकी कोई मुलाकात हुई हो या वो चाह रहे हों या उन्होंने बाकायदा तौर पर बाय स्ट्रैटेजी ये कोऑपरेशन शुरू किया हो? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये कोऑपरेशन भी तो सुहेल अफरीदी साहब की है ना, लेकिन ये शायद उसकी ख्वाहिश हो या ना हो, लेकिन उन लोगों की ख्वाहिश ज़रूर थी जो इनको मशवरे देते हैं या पीटीआई के मफादात की निगरानी केपी में कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेरदल मरवा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने साहब के भी मुताज़िद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कच्चे के इलाके में, क्या हुआ आपके सामने तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद। सिंध और पंजाब का कच्चे का इलाका दोनों सूबों की पुलिस के लिए एक अरसे से बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सिंध और पंजाब के सरहदी अजला से लेकर सिंध के दीगर शहरों तक फैला हुआ ये दुश्वार गुजार और गैर आबाद इलाका मुसल्लह डाकुओं की आमाजगाह बना हुआ है, जहां डाकुओं के गिरोह अगवा बराए तावान और हनी ट्रैप समेत करीबी शहरों और शाहराओं में लूट मार की खतरनाक कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं और खौफ व हिरास फैलाते हैं। जबकि पुलिस भी हर कुछ अरसे बाद कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करती है। डाकुओं के साथ बाकायदा फायरिंग का तबादला होता है। मुतादिद डाकुओं को गिरफ्तार करने की खबरें आती हैं, साथ ही ये खबरें भी आती रही हैं
कि डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, मगर ये इलाका अब तक डाकुओं से क्लियर नहीं कराया जा सका है और लूटमार की कार्रवाइयां जारी हैं। कल रात ही सिंध के जिला घोटकी में डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस को रोक लिया और कई मुसाफिरों को अगवा करके अपने साथ ले गए और खवातीन को छोड़ दिया। ताहम पुलिस के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम और नज़ीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब उस वक्त हमला किया गया जब वो घोटकी से गुजर रही थी। हमलावरों की तादाद 30 से 40 थी। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि अफरा तफरी मच गई। मुसल्लाह डाकू बस से मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे के इलाके की जानिब ले गए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने ताक़ुब शुरू कर दिया और डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और पुलिस ने उसी दौरान कई मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। और फिर आज शाम को पुलिस ने तस्दीक कर दी कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम की खबर के मुताबिक DSP ओबाड़ो अब्दुल कादिर ने बताया है कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। मजमूई तौर पर 14 अफराद अगवा किए गए थे, 13 मगवी बाजियाब और 1 की लाश मिल गई है। डाकुओं से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने रात गए पुलिस मोबाइल पर भी रॉकेट हमले किए। डाकुओं की जानिब से फायर किया गया रॉकेट बख्तरबंद गाड़ी की जो पुलिस मोबाइल थी उसमें फंस गया और तमाम एहलकार महफूज रहे। इसके अलावा कल के वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है और डाकुओं के मुख्तलिफ ग्रुप्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा बाजियाब मुसाफिरों और एक मुसाफिर जिसे डाकू अपने साथ नहीं ले गए थे, उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए वाक़े की तफसीलात बताई। 8:40 पे ट्रालियों के सेट से निकल गए। निकलते हुए बस फायरिंग स्टार्ट हो गया। हम जैसे दरवाजा से ड्राइवर ने खोला, ड्राइवर को गोली मारा। फिर हम लोग पीछे गए, पीछे से हमें मारते हुए लाया। एक लेडीज के साथ हम बैठ गया। अच्छा। फिर हमें छोड़ दिया। फिर सवारियों को कुंदा मारते हुए उतारते हुए ले गए। नीचे उतारते जिसको लूटना था उसको लूट रहे थे। जो हमारे साथ पैसे थे, मोबाइल थे, वो हमसे ले गए। राजनपुर गए थे, फिर सादिकाबाद में बैठ के कोई ठीक तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू आ गए, तकरीबन 30-40 बंदे थे। फिर हम लोग 11 बंदे बस से उतार के अपने साथ ले गए। फिर उधर रेंजर और पुलिस ने मत कर दिया, ड्रोन के जरिए से उन लोगों ने हमें बरामद कर बाजियाब कर दिया। फिर मुझे छर्रे लगे, फिर वो डाकू भागे, फिर हम लोग को छोड़ दिए। खवातीन भी थे। नहीं, उनको छोड़ दिए। बच्चे और खवातीन का नहीं, बस हम लोग जो शुरू में हम लोग बैठे थे हम लोग उठा लिए। बकाया जो पीछे था वो भाग गए, उनको साथ बात नहीं की। सादिकाबाद से कोयटा जा रहे थे तो डाकू पहुंच गए। फिर हम लोग को उतारा, ले गए उधरी। फिर वो लूटा, फिर बचाया, फौज आ गया। कितने डाकू थे अंदाजा? 30 दाना था। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम से, जो तहसील अस्पताल ओबाड़ो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक असलम। आप बताइएगा पहले तो ये वाक़या कब और कैसे हुआ, डाकू कैसे आए, पुलिस ने कैसे मगवियों को बाजियाब कराया? गुज़िश्ता शाम जो है ये वाक़या पेश आया। ज़िला रहीमिया खान की तहसील सादिकाबाद से योमिया की बुनियाद पर एक मुसाफिर बस जो है वो बरास्ता सिंध जो है वो कोयटा जाती है। तो ये कल जब रात के वक्त जो जैसे ही ये मुसाफिर बस जो है गुड्डू इंटरचेंज के करीब मुरीशाख रोड कश्मोर रोड पर जो यहाँ पर पहुंची तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दी, जिससे जो है वो ड्राइवर मौके पर ही जख्मी हो गया। वाक़े की फौरी इतला मिलते ही यहाँ पर DIG सक्कर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ और SSP खैरपुर और SSP सक्कर अजहर मुगल और SSP घोटकी अनवर खैतरान ने पूरी नफरी को जो है वहां पर बुलाया और फौरी तौर पर जो ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो वहां पर जो इलाके का मुहासरा कर दिया, पूरी जो है वो नाकाबंदी कर दी। इसमें से जो कुछ डाकू थे वो तो आगे जो है कच्चा दरिया का बंद है जो क्रॉस करने में कामयाब हो गए, लेकिन ताहम जो दूसरे जो थे जो मुकवी जिनके साथ थे वो जो है वो क्रॉस नहीं कर सके। उन्हें गन्ने की फसल में कहीं छुपाया गया था ताकि बाद में जो है वो लिया जा सके, जबकि वहां पर धुंध और गन्ने की फसल की वजह से पुलिस को काफी मुश्किलात जो है उसका वो सामना करना पड़ा। ताहम फिर यहाँ पर पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद जो है वो डाकू जो है वो उनको मुकवियों को जो है वो छोड़कर वो फरार हो गए। जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है 10 जो है मुकवियों को मौके पर ही जो बाजियाब करवा लिया, जबकि बाकी जो दूसरे थे जो दाएं बाएं जो मुकवी हो गए थे वो भी जो है उनका बाद में पता चला, जिन्हें सर्च ऑपरेशन के बाद जो है मिल गया। पुलिस का ये दावा है कि मजमूई तौर पर जो डाकुओं ने 14 जो है वो अफराद को जो अगवा किया था, जिसमें से एक की जो है वो डेड बॉडी मिल गई, क्योंकि जब डाकुओं ने अगवा किया तो एक शख्स को मुकवी को दिल का दौरा पड़ गया था और जिसे वो फिर भी इसके बावजूद ले गए, लेकिन फिर उसका रास्ते में दम निकल गया।
बाद में सर्च ऑपरेशन में उसकी डेड बॉडी वहां पर मिली। मजमूई तौर पर 14 थे, 14 के 14 जो है पुलिस के जो डीएसपी हाफिज अब्दुल कादिर उबाड़ो जो है उनका ये दावा है कि उन्होंने सारे बाजियाब करा लिया, जबकि कंडक्टर का ये कहना था कि 18 से 19 अफराद को अगवा किया गया, क्योंकि इसमें कुछ मुसाफिर ऐसे भी सवार थे जो कि टिकट नहीं थी, जिनके जो कि लोकल थे, जिनका वो मुकम्मल पता नहीं चल रहा था कि कितने लोग अगवा किए गए। ताहम इस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हुआ है, जिसे शेख सैयद हॉस्पिटल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है, जबकि डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। रॉकेट फायर से जो है वो बख्तर बंद जो है वो होने की वजह से मोबाइल वो रॉकेट जो है उसमें फंस गया, वो भी जो बड़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन वो महफूज रहे। ताहम ये जो वाकया देखने में आया, इसमें पहली बार पुलिस ने बर वक्त और इतना रिस्पॉन्ड किया तौर पर जो वो मुखी बाजियाब करवा ली। मगर इन इलाकों में डाकू पहले भी कार्रवाइयां करते रहे, पुलिस ऑपरेशन भी करती रही है, इसकी खबरें आती रही है, इसके बावजूद ये इलाका क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? शाजिब, ये डाकुओं की कार्रवाइयों से जो है यहाँ पर लोगों का अरसा हयात यहाँ तंग हो गया है। यहाँ सिंध और पंजाब का जो सरहदी इलाका है कच्चे का, यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 डाकुओं के गैंग मौजूद हैं और वो आए रोज जो है वो या तो भत्ते की चिट्ठियां भेजते हैं या फिर लोगों को जबरदस्ती अगवा कर लेते हैं या हनी ट्रैप के जरिए उनको जो है वो बुलाकर जो यरगमाल बना लिया जाता है। जबकि यहाँ पर इस पूरी पट्टी को सेव करने के लिए एक बार जो है तकरीबन 2 साल कबल जो IG सिंध और IG पंजाब की हिदायत पर इस पूरे कच्चे के इलाके को हिफाजती बंद को 1-1 किलोमीटर के मुफासले पर पुलिस चौकियां कायम की थी और उस पर जो है करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे, ताकि यहाँ पर पुलिस को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बिठाने के बाद इनको सील कर दिया जाए, डाकुओं की जो आमदरफ्त को रोका जा सके। लेकिन चूंकि 2 से 3 ऐसे बड़े वाकयात हुए जिसमें डाकुओं ने जो है पुलिस चौकियों पे हमला करके 5-5 या 6-6 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, उसके बाद तमाम सारी जो पुलिस पिकेटें हैं वो इस वक्त खाली हैं। जो चौकियां बनाई थी, करोड़ों रुपया खर्च किया था, वो बिल्कुल चौकियां सारी की सारी खाली हैं, क्योंकि उसकी एक ये वजह थी कि वहां पर डाकू 20 से 25 की तादाद में आकर हमला करते थे, जबकि आगे चौकियों पर जो मौजूद थे पुलिस एहलकार उनकी तादाद 5 से 7 थी, तो मुकाबला जो है वो नामुमकिन होता था। और तकरीबन 3 से 4 चौकियों पर डाकुओं ने ऐसे हमले किए जिससे 5-5, 6-6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जिसके बाद जो है वो वाइंड अप कर दिया और जो चौकियां जो है वो खाली हैं, जिसकी वजह से डाकुओं की आमदरफ्त अब इजीली है। इस वजह से ये वारदातें जो है ये बढ़ रही हैं और उस वाकयात इसके सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज के बड़ा इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।